तो यहाँ पे ना हमने लास्ट टाइम जो सा पिछला लेक्चर हुआ था वो हमने यहाँ पे ना इसको छोड़ा था, यानी कि हमने ऑपरेटर्स किए थे कि ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिए थे, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ लिए थे, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ लिए थे, और इसके अलावा एक साइज ऑफ का ऑपरेटर था। यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके अलावा आज हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो आज हम करेंगे सबसे पहले जो से हमारे ना होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि कुछ ऑपरेटर हम पढ़ चुके थे, उसके बाद आज कुछ ऑपरेटर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो सी टाइप आज हम करेंगे ना, ये हम सारे ऑपरेटर्स को आज हम इनकी ना एप्लीकेशंस भी करेंगे। आपको ये बिल्कुल फिर सही समझ आ जाएगी कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो हम जल्दी से ना एक और ऑपरेटर की टाइप है जिसका नाम क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो वो आज जल्दी से करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि रिलेशनल ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो कि दो नंबरों के दरमियान रिलेशन को ना डिफाइन करते हैं। तो आपको पता है जो से दो नंबर होते हैं वो या तो इक्वल हो सकते हैं या ग्रेटर देन, यानी कि या दो नंबर इक्वल हो सकते हैं या एक नंबर दूसरे से ग्रेटर देन हो सकता है या वही नंबर दूसरे से स्मॉलर देन हो सकता है। तो यही रिलेशन उनके दरमियान हो सकता है। तो ऐसे ऑपरेटर जो कि इन रिलेशन को डिफाइन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो ये कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले एक इक्वल टू का ऑपरेटर आता है, ठीक है। उसको हम डिफाइन करते हैं दो मरतबा इक्वल के, इक्वल लगा के, ठीक है, दो मरतबा इक्वल। अगर एक दफ़ा इक्वल का ये साइन लगाएंगे ना, वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, वो रिलेशनल ऑपरेटर नहीं होता। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपको बता चुका हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर हमने दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करना है तो फिर हम क्या करेंगे, हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जो कि ये है दो मरतबा इक्वल टू का साइन। इसके अलावा एक हमारे पास ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन का, ये ग्रेटर देन का ऑपरेटर है। ये हमारे पास लेस देन का ऑपरेटर है। इसी तरह हमारे पास होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑपरेटर होता है, और इसी तरह लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर होता है। ये सब आपको पता ही होंगे कि ये किस तरह ये वर्किंग होती है। तो ये छोटा सा एरर आ रहा था, मैंने काफ़ी का नोट किया है। वो एरर ये था कि जब वो वेरिएबल का नेम बनाते हैं या फाइल का नेम रखते हैं, यानी कि जैसे ये मैंने फाइल नेम बनाया हुआ ना tut1.cpp, इसी तरह जब हम फाइल का नेम रखते हैं या वेरिएबल का नेम रखते हैं तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं कि हमने वो नेम किस तरह रखने हैं। तो सबसे पहले ना हम वो रूल्स पढ़ लेते हैं कि वो रूल कौन से हैं जब हमने वेरिएबल का नाम रखना है और जब भी हमने फाइल का नेम रखना है। तो पहले हम वो रूल पढ़ लेते हैं। तो वो रूल मेरे पास मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये देखिए, पहले तो हम पढ़ते हैं कि वेरिएबल का नेम जो सा हम डिफ़ाइन करते हैं ना, वो किस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं। तो देखें, एक जो सा वेरिएबल का नेम होता है ना, वेरिएबल नेम कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, यानी कि सिर्फ एक जो सा हमारा वेरिएबल का नेम होता है उसमें सिर्फ ये तीन चीज़ें आ सकती हैं। या तो अल्फ़ाबेट आ सकता है यानी कि ABC, डिजिट्स आ सकती हैं 0 से लेकर 9 तक, और अंडरस्कोर आ सकता है। कोई भी स्पेशल करैक्टर नहीं आ सकता, यानी कि जैसे डॉलर का साइन है, परसेंटेज का साइन है, ये स्पेशल करैक्टर है, ये नहीं आ सकते हमारे वेरिएबल के नेम के अंदर। इसी तरह जो सा अब हमारा जो सा वेरिएबल का नेम है ना, कैन ओनली स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट, यानी कि हमारा जो सा वेरिएबल नेम है उसके स्टार्ट में सिर्फ अल्फ़ाबेट आ सकता है या अंडरस्कोर आ सकता है स्टार्ट में, उसके स्टार्ट में एक डिजिट नहीं आ सकता। ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा क्या, नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन वेरिएबल नेम। ये बहुत ज़्यादा अहम बात है जो कि बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि वेरिएबल का जो सा नेम है ना उसमें स्पेस नहीं आ सकती है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, नीचे मैंने एक नेम लिखा हुआ है ना, इंट। अगर आपने कोई वेरिएबल बनाना है, उसका नाम एक्स वाई रखना है, तो एक्स वाई के दरमियान में ये स्पेस नहीं होनी चाहिए, तो ये इनवैलिड नेम है। इसी तरह ये देखिए, ये भी इनवैलिड नेम है, इंट फोर मैंने यानी कि आपको बताया कि जो सा डिजिट है वो स्टार्ट में नहीं आ सकता। डिजिट वैसे आ सकता है लेकिन स्टार्ट में नहीं आ सकता, इसलिए ये भी इनवैलिड नेम है। इसी तरह ये कुछ वैलिड नेम्स मैंने लिखे हुए हैं कि इंट ए है, इंट अंडरस्कोर ए बी है, इंट A30 है। ये सारे क्या, ये वैलिड नेम्स हैं। जबकि ये जो नीचे ये मैंने इनवैलिड नेम लिखे हुए हैं, 4 हो गया, इंट XY हो गया। और इसी तरह एक और रूल है चौथा, वो क्या है, अ वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व्ड कीवर्ड, यानी कि आप देखें कोई भी लैंग्वेज होती है ना उसमें कुछ वर्ड्स रिजर्व होते हैं, उनको हम कहते हैं कीवर्ड्स, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कीवर्ड्स कहते हैं। तो अब C++ में भी ना कुछ वर्ड्स क्या है, वो रिजर्व वर्ड है। जैसे कि हमारे पास ये देखिए, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया। इसी तरह हमारे पास क्लास का कीवर्ड है। इसी तरह यानी कि और भी काफ़ी कीवर्ड्स हैं जो कि C++ में रिजर्व होते हैं। हम इनके नाम पे भी कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन, किसी क्लास का नेम, यानी कि कुछ भी हम नहीं बना सकते। ये रिजर्व कीवर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ये देखिए, ये डबल भी एक क्या रिजर्व कीवर्ड है, ये एक डाटा टाइप है। तो ये भी हम किसी वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। हम वेरिएबल का नेम इस तरह का रखते हैं जिससे ना हमें पढ़ के ही पता चल जाए, हाँ यार ये वेरिएबल इसलिए यूज़ हो रहा है। जैसे कि
मिसाल के तौर पर मैंने ना एक वेरिएबल में ना स्टूडेंट की एज लेनी है, इनपुट लेनी है, तो मैं जो सा वेरिएबल का नेम होगा ना वो तकरीबन इस तरह का रखूँगा जिससे मुझे पता चल सके हाँ इसमें ना मैं जो सा स्टूडेंट है ना उसकी एज रखूँगा। जैसे ये मैं रख सकता हूँ उसका नेम स्टूडेंट एज। तो ये देखिए ये वेरिएबल है स्टूडेंट एज, इसको ना यानी कि मुझे देख के पता चल जाएगा हाँ इसमें ना स्टूडेंट की मैं एज इनपुट ले रहा हूँ। तो यानी कि आपने कोशिश करनी है कि प्रैक्टिस के तौर पर तो आप एक्स वाई बना सकते हैं, लेकिन जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें कोशिश किया करें कि इस तरह के ना इस तरह के नेम बनाएं कि आपको पता चल जाए कि इसमें हम किस तरह की इनपुट ले रहे हैं। ठीक है। अब इसी तरह ना अब हमारे पास ना वेरिएबल का जो सा नेम है उसको लिखने के भी कई तरीके हैं। जैसे ये मैंने यहाँ नेम लिखा है स्टूडेंट एज, ये मैंने नेम लिखा कैमल केस में। तो सबसे ज़्यादा जो सा यूज़ होता है ना वो यही केस यूज़ होता है, कैमल केस। कैमल केस सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब मुझे नहीं पता कैमल के मैंने स्पेलिंग सही लिखे हैं कि नहीं लिखे, लेकिन इसमें हम करते क्या हैं, इसमें करते ये कि ये देखिए मैंने स्टूडेंट एज लिखा है ना, तो जो सा हमारे पास पहला वर्ड क्या है वह स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट का जो सा पहला ये होगा ना लेटर, सॉरी ये जो सा पूरा लेटर है हमारे पास क्या स्टूडेंट है, तो उसका जो सा पहला वर्ड है वो हमेशा स्मॉल लेटर में मैं लिखूंगा, और जो सा अगला मेरे पास लेटर वो क्या एज है। तो अगले जितने भी लेटर होंगे वो मैं किस में लिखूंगा, कैपिटल लेटर में। ये आपने याद रखना है। कैमिकल केस में हम क्या करते हैं, हमारे लेटर का जो सा पहला हमारे लेटर का जो सा पहला वर्ड होता है वो हमेशा स्मॉल होता है, और आगे जितने भी लेटर आते हैं हम उनका हमेशा जो सा पहला वर्ड होता है उसको हम अपर केस में लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कैमल केस होता है। तो ज़्यादातर यही यूज़ होता है, आपने भी कोशिश करनी है आप इसी को यूज़ करें, ये ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। तो ये हाँ, इसके बाद ये तो हो गया वेरिएबल्स के लिए। अब फाइल्स के लिए भी तकरीबन यही रूल है। तो ज़्यादातर जो से बच्चे गलती करते हैं वो यही करते हैं कि जब वो फाइल का नेम रखते हैं ना, जैसे ये देखिए मैं यहाँ पे फाइल को बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ मैं टू लिखूँगा ना, मैं ट्यूट और टू के दरमियान में मैं स्पेस दे रहा हूँ, जो कि ये एक इनवैलिड नेम है। मैं अगर दरमियान में स्पेस दूंगा ना तो ये फाइल का वैलिड नेम नहीं है, ये इनवैलिड नेम है। आप जब इसको कंपाइल करेंगे ना तो ये हमें ना एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि जो उसका कंपाइलर है ना उसको लगेगा कि ये ट्यूट एक अलग फाइल है और जो सा ये टू है ये एक अलग फाइल है, तो ये वो दोनों फाइल्स को ढूंढेगा। जब उसको नहीं मिलेंगी तो वो आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो ये आपने गलती नहीं करनी है, आपने फाइल के नेम के दरमियान भी स्पेस नहीं देनी। तो ये आप ज़्यादातर गलती करते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स देख चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं, इनका ना थोड़ा सा अच्छा आगे हम अब हमारे पास आ जाता है एक ना ऑब्जेक्ट फंक्शन आ जाता है। फ़र्ज़ कर लें जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सी आउट का ऑब्जेक्ट इसलिए यूज़ होता है, सी आउट का फंक्शन स्क्रीन के ऊपर अगर हमने कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी है तो फिर हम क्या करते हैं, सी आउट करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है, उसका नाम है सीन। सीन का फंक्शन क्या करते हैं, हम इसमें किसी भी वेरिएबल के अंदर यूज़र से इनपुट लेते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर क्यों ना सबसे पहले वेरिएबल बना लेता हूँ, उसकी मैं डाटा टाइप रख लेता हूँ फ्लोट। तो इसका नेम मैं रख लेता हूँ CGPA। तो उसके अंदर क्या होगा, मैं ना जो सा स्टूडेंट है ना उसका CGPA इनपुट ले रहा हूँगा। तो सबसे पहले फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे सी आउट करवा लेता हूँ ताकि यूज़र को पता चले कि मैंने क्या एंटर करना है, एंटर योर CGPA। ठीक है, तो एंड लाइन भी लगा देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन के बाद मैंने जिस वेरिएबल के अंदर इनपुट लेनी है आगे वो वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। मैंने यहाँ पे वेरिएबल एक बनाया CGPA के नाम से, तो मैं इसके अंदर इनपुट लेना चाहता हूँ तो मैं आगे वो लिख दूंगा CGPA। तो इस तरह ये वर्क करता है। यानी कि ये देखिएगा सी आउट में हम क्या करते हैं, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। जबकि ये सी इन के साथ हम स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसका काम क्या होता है, ये सीन का काम ये है कि इसने यूज़र से इनपुट लेनी है, और ये स्ट्रीम इंसर्शन का काम क्या है, स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर का काम ये है कि जो सी इन यूज़र से इनपुट लेगा उसको जाकर सेव कर देगा कहाँ पे, ये जो आगे इसके वेरिएबल लिखा हुआ है। वेरिएबल मैंने आपको बताया था एक लाइक का बॉक्स होता है। तो ये स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर क्या करेगा, यूज़र से इनपुट लेगा और जो यूज़र इनपुट देगा उसको जाके CGPA का जो सा वेरिएबल है उसमें जाके इसकी वैल्यू को स्टोर कर देगा। ठीक है, अब अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि वाकई वो इस वेरिएबल के अंदर जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो हम कंफर्म कर लेते हैं। कैसे इसको सी आउट करवा लेंगे कि योर CGPA इज़, आगे उसकी वैल्यू
तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा जो यूज़र वैल्यू इनपुट देगा वो जाके CGPA के वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, और फिर मैं उसी वेरिएबल को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा रहा हूँ, तो आपको कंफर्म हो जाएगा वाकई ना जो सा सीन का जो सा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन फिलहाल आप इसको ना फंक्शन समझिए कि जो सा सीन का फंक्शन है वो किस लिए यूज़ होता है, वैल्यू इनपुट लेने के लिए। तो देखिए मैंने फंक्शन को रन किया है प्रोग्राम को, तो वो कह रहा है एंटर योर CGPA, मैं कहता हूँ मेरा CGPA 4.1 है, तो मैंने जैसे ही एंटर किया तो वो देखिए योर CGPA इज़ 4.1 मेरे सामने प्रिंट होके आ गया है। तो अब ये जो सीन का फंक्शन है ना, ये किसी भी किस्म का जो सा हमारे पास वेरिएबल होता है, यानी कि किसी भी किस्म की डाटा टाइप है, चाहे इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, उसमें हम इनपुट ले सकते हैं इस फंक्शन के ज़रिए। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे भी दूसरे डाटा टाइप्स में भी हम इनपुट ले रहे होंगे इसके ज़रिए, और ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने, हाँ एक और बात मैंने जो सी लास्ट लेक्चर में नहीं थी बताई, वो मैं बता दूं कि हमने ना लास्ट टाइम हमने ना जब पढ़े थे ना ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में मैंने आपको ये ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, लेकिन ये जो सब मॉडल्स का ऑपरेटर था ना, एक बात मैंने नहीं थी बताई, जो सब मॉडल्स का ऑपरेटर ये हमेशा दो इंटीजर्स के दरमियान, यानी कि इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि दो इंटीजर्स पर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। यानी कि अगर हमारे पास इंटीजर के अलावा कुछ और वेरिएबल है ना, तो हम उन पर मॉडल्स ऑपरेटर ऑपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए मेरे पास दो इंटीजर मैं ले लेता हूँ एक्स को मैं वैल्यू 10 असाइन कर देता हूँ, जबकि दूसरा वेरिएबल क्या है वाई है, तो वाई को मैं वैल्यू 5 असाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने दो लाइन्स में दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, आप इनको एक लाइन में भी कर सकते हैं। वो किस तरह, यहाँ पे आप कोमा डालेंगे और यहाँ इक्वल टू 5 लिख देंगे और ये लाइन आप ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह आपने एक लाइन में अगर, यानी कि अगर आपने इंटीजर टाइप के एक से ज़्यादा वेरिएबल करने हैं ना डिक्लेयर, तो आप इस तरह एक ही लाइन में उसको कर सकते हैं, कोमा डालते जाएं और आगे वेरिएबल लिखते जाएं जो जो भी आपने डिक्लेयर करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं। अब मैं अगर इन पे वो मॉडल्स का ऑपरेटर ऑपरेट करूँ तो किस तरह करूँगा, एक्स मॉडल्स वाई। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो इनका आंसर आएगा, तो आपको पता है कि ये मॉडल्स का ऑपरेटर क्या मुझे रिटर्न करेगा, मुझे इनका रिमाइंडर रिटर्न करेगा। इनको डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो मुझे रिटर्न कर देगा। तो इस वक्त आप देखें कि जो सा एक्स है वो भी एक इंटीजर है और वाई भी एक इंटीजर है। अगर एक्स क्या है 10 है, 10 को मैं 5 पे डिवाइड करूँगा तो आपको पता है 10 5 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो जो सा मेरे पास रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। तो ये तो मेरे पास बिल्कुल सही वर्किंग करेगा। लेकिन अगर हमारे पास, तो वो देखिए मेरे पास 0 प्रिंट होके आ चुका है। लेकिन अगर हमारे पास ये एक इंटीजर है, या अब एक यानी कि एक या दोनों चाहे कुछ और डाटा टाइप के हैं, यानी कि फर्स्ट करें मैं इसको फ्लोट का बना देता हूँ, फ्लोट वाई इज इक्वल टू 5 में कर देता हूँ, तो देखिए मेरे पास फ़ौरन नीचे एरर आ गया है। क्यों, मैं देखता हूँ एरर मुझे क्यों दे रहा है। वो कहता है एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंटीग्रल आर अन, इसको छोड़ दे, इसी पे रहें। वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंटीग्रल, तो वो मुझे कह रहा है कि जो सा वाई है ना इसको एक इंटीजर होना चाहिए। तो ये आपको पता चल गया होगा कि जो सा मॉडल्स का ऑपरेटर है वो हमेशा दो इंटीजर्स के दरमियान वर्क कर सकता है। ठीक है, इसको हम और किसी डाटा टाइप के ऊपर ऑपरेट नहीं करवा सकते। ये भी एक बात थी जो कि पिछले लेक्चर में स्किप हो गई थी, मैंने कहा सोचा आपको बता दूं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ना, अगला हमारा टॉपिक है वो है हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। कंडीशनल स्टेटमेंट्स अब क्या होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हम यूज़ करते हैं इफ़ की कंडीशन। ठीक है, अब इफ़ की कंडीशन क्या होती है, तो सिंपली मैं अगर आपको बताऊं कि इफ़ की कंडीशन का सबसे पहले हम सिंटैक्स समझ लेते हैं वो किस तरह का होता है। सबसे पहले हमारे पास ना ये इफ़ क्या है, अब देखें ये कीवर्ड हम बात कर रहे थे ना, कीवर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग रिजर्व होता है। अब मैंने यहाँ पे इफ़ लिखा है ना, इफ़ भी एक कीवर्ड है। ठीक है, इसका मतलब रिजर्व है। मेरे C++ में जब भी मैं इफ़ लिखूंगा इसका मतलब क्या कि मैं इफ़ की कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ, तो इसीलिए हम इफ़ को भी यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम देने के लिए। तो इसका सिंटैक्स ये होता है कि सबसे पहले इफ़ होती है, इफ़, इसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर मैं एक कंडीशन लिखता हूँ, कोई भी कंडीशन, और उसके बाद ये करली ब्रेसेस होती हैं, और उसके बाद जो भी हमने कोड यहाँ पे लिखना है, जो हमने रन करवाना है, तो वो होता है। ये देखिए अब ये वर्क कैसे करता है, ये वर्क इस तरह करता है कि ये जो सी इफ़ के बाद जो सी पैरेंथेसिस हैं, पैरेंथेसिस के अंदर जो मैं कंडीशन लिखूँगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो सा ब्रेसिस के अंदर मेरा कोड है ये तब रन होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, ये मेरा अंदर वाला कोड जो सा ये कंपाइल तो होगा लेकिन रन नहीं होगा। ठीक है, रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपने ये ज़हन में रखना है। तो अब हमने इसको देख भी लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे इसको कंडीशन देता हूँ, कोई भी कंडीशन दे देता हूँ, अपना रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं फ़िलहाल यहाँ पे। तो मैं यहाँ इसको कंडीशन देता हूँ इफ़ 2 <3। तो आपको पता है ये कंडीशन ट्रू है बिल्कुल,
यानी कि जो सा 2 है वो 3 से लेस देन होता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं यहाँ पे ना कुछ भी प्रिंट करवाता हूँ, सी आउट ट्रू, ये ले मैं यही प्रिंट करवाता हूँ। तब आपको पता है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ही इसके अंदर जो सी मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी। तो आपको पता है ये 2 <3 है, तो ये मेरी जो सी है कंडीशन वो बिल्कुल ट्रू है। तो ये अगर ये ट्रू है तो आपको पता है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और मेरी स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्रू। तो मैं इसको रन करता हूँ तो देखिएगा, ये देखिए मेरे सामने यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया है। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर दूँ तो देखिए अब ये कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मेरे पास ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी स्टेटमेंट। अगर एग्जीक्यूट नहीं होगी तो मेरी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो वो देखिए मेरी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो ये सबसे सिंपल इफ़ कंडीशन थी, इफ़ की स्टेटमेंट थी। इसी तरह अब आगे हम चलते हैं, आगे हमारे पास आ जाती है इफ़ एल्स की स्टेटमेंट। अब इफ़ एल्स की स्टेटमेंट का जो सा सिंटैक्स होता है वो किस तरह का होता है, वो बिल्कुल इसी तरह का होता है। पहले इफ़ की स्टेटमेंट आती है, फिर हमारे पास एल्स का एक ब्लॉक आ जाता है। पहले ये इफ़ का ब्लॉक हम लिखते हैं, फिर हमारे पास एक एल्स का ब्लॉक आ जाता है। अब ये किस तरह वर्क करता है, ये भी बिल्कुल इसी तरह वर्क करता है। अगर हमारे पास ये इफ़ की कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, हमारे पास ये इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर हमारे पास ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हमेशा इन दोनों में से एक ब्लॉक एक टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा। इस तरह नहीं होगा कि दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, हमेशा एक टाइम पे एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी आउट यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ कि कंडीशन इज फॉल्स, ये लें। तो क्या होगा कि जब ये मेरे पास इफ़ की कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्रू। और जब ये मेरे पास ये कंडीशन इफ़ की फॉल्स होगी तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो जब भी एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, कंडीशन इज़ फॉल्स। तो सबसे पहले आपको पता है ये कंडीशन इस वक्त इफ़ की फॉल्स है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, देखें कंडीशन इज़ फॉल्स प्रिंट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कंडीशन ट्रू कर दूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला मेरे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर अब मैं यहाँ पे इसको कुछ कंडीशन दूँ लेस देन इक्वल टू, ये लें। अब भी आपको पता है ये जो सी कंडीशन इफ़ वाली ये ट्रू है तो मेरे पास इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और मेरी स्क्रीन के ऊपर ट्रू प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये ट्रू मेरे पास प्रिंट होके आ गया। अच्छा जी, अब ये तो हो गया इफ़ एल्स, हमने इफ़ स्टेटमेंट पढ़ लिया, इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ लिया। अभी हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट आ जाती है। अब वो किस तरह यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। अब ये तो हमने सिर्फ एक कंडीशन लगाई है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे हम जहाँ हमें जाके एक से ज़्यादा कंडीशन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस सूरत में हम क्या यूज़ करते हैं, हम इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। उस स्टेटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, हम एक से ज़्यादा इफ़ की कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखें, अगर मैं यहाँ पे ना, चले यहाँ पे ना एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट एज का। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं ना सी इन करूँगा, यूज़र से इनपुट लूँगा एज के अंदर। ठीक है, मैंने एज के अंदर इनपुट ले लिया यूज़र से। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंडीशन लगाने लगा हूँ इफ़ एज लेस देन 10 है। ठीक है, अगर उसकी क्या एज वो लेस देन 10 है तो फिर मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दूँगा, ये लेस देन 10। कुछ भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, कोई भी आपने एक्शन परफॉर्म करना है तो वो आप कर लें। फिलहाल मैं यही सिंपल प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर उसकी एज क्या है, लेस देन 10 है, तो फिर मेरे पास क्या प्रिंट होके आ जाएगा, लेस देन 10 प्रिंट होके आ जाएगा। तो अगर मैंने एक और कंडीशन लगानी है तो मैं क्या करूँगा, एल्स इफ़ लिखूँगा। एल्स इफ़ के अंदर एक और मैं कंडीशन लिख दूँगा, अगर जो सी मेरी एज है वो क्या है, लेस देन 20 है। ठीक है, लेस देन 20 है, तो फिर मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो जाएगा लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन, आपको पता है ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो ये देखिएगा। और चले एक और, अब मैं यहाँ एल्स की भी कंडीशन, एल्स का ब्लॉक भी लिख लेता हूँ। एल्स सी आउट ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा सिंटेक्स समझिएगा ये किस तरह वर्क करेगा मेरा इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो सबसे पहले इफ़ की कंडीशन चेक करता है। तो मेरा कंपाइलर सबसे पहले क्या करेगा, इफ़ की कंडीशन चेक करेगा। अगर तो मेरी इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा। तो अगर मेरी इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो क्या करेगा, नीचे किसी भी कंडीशन को चेक नहीं करेगा।
अगर एक भी कंडीशन यहाँ पे मेरी ट्रू हो गई, वो अगर पहली ट्रू हो जाती है तो वो नीचे वाली सबको स्किप करके बाहर चला जाएगा, इफ़ की कंडीशन, इफ़ एल्स के ब्लॉक से ही बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर क्या होता है मेरे पास जो सी पहली कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है, फिर वो क्या करेगा, वो नीचे वाली कंडीशन को चेक करेगा। एल्स इफ़ की कंडीशन मैंने लिखी हुई है, इफ़ एज इज लेस देन 20, ठीक है। तो वो क्या होगा, अब वो इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन भी ट्रू होगी तो फिर वो अगली नेक्स्ट कंडीशन पे, सॉरी, अगर ये फॉल्स होगी तो फिर वो नीचे वाली कंडीशन पे जाएगा। अगर यही ट्रू हो जाती है तो फिर नीचे वो स्किप कर देगा। तो इसी तरह हम यहाँ एल्स इफ के जितनी मर्जी हम चाहें तो यहाँ ना कंडीशन लगा सकते हैं। तो एट द एंड जो सा एल्स होता है ना, ये हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। ये तब हमारा एग्जीक्यूट होता है जब हमारी ऊपर वाली कोई भी जो सी कंडीशन है वो ट्रू ना हो, यानी कि ऊपर वाली जितनी भी हमारी एल्स और एल्स इफ वाली कंडीशन है वो जब फॉल्स होंगी तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सा हमारा एल्स वाला ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको रन भी करके देखता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं ये मुझसे इनपुट मांग रहा है तो मैं इसको इनपुट देता हूँ 12। तो आपको पता है स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, 12 है। तो वो सबसे पहले वो पहली कंडीशन चेक करेगा, एज इज़ लेस देन 10। तो मेरी एज क्या है, 12 है। तो 12 10 से लेस नहीं है, यानी कि पहली कंडीशन फॉल्स हो गई है। अगर फॉल्स है फिर वो दूसरी पे आएगा, दूसरी चेक करेगा कि क्या एज मेरी क्या सिर्फ 12 है, 12 लेस देन 20 है। तो जी बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो मेरे सामने क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, लेस देन 20 एंड ग्रेटर देन 10। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर दबाऊँ तो वो देखिए मेरे सामने यही प्रिंट होकर आ चुका है। तो अगर इनमें से कोई कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी तो फिर मेरे पास ग्रेटर देन 20 प्रिंट हो जाए आ जाएगा। तो ये हमने देख ली है कि एलसिफ हो गया, इफ़ की कंडीशन हो गई, एलसिफ की कंडीशन हो गई, और ये दो कंडीशंस हमने देख ली हैं। यहाँ पे ना मैं इसका फ्लो चार्ट भी मैंने ना किया था डाउनलोड, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं वो भी आपको दिखाता चलूँ। तो ये देखिएगा, इसको ना आप फ्लो चार्ट की मदद से भी ना इस तरह समझ सकते हैं कि क्या होता है कि ये हमारे पास ना इफ़ की कंडीशन है जो कि मैंने लगाई हुई है। ये क्या, ये इफ़ की कंडीशन है जिसको हम डायमंड की मदद से ना रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट के अंदर। तो जब ये मेरा कंपाइलर आएगा ना इसकी कंडीशन के ऊपर, अगर ऊपर आएगा तो जब अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये फिर उसी सूरत में अंदर ब्लॉक में जाएगा और नीचे जो कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर यही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो क्या करेगा, ये वाला जो सा दरमियान में कोड लिखा हुआ है इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट इफ़ की ब्लॉक के बाद चला जाएगा। ये क्या है, सिंपल इफ़ की कंडीशन है, इफ़ एल्स की नहीं है, ये सिंपल इफ़ की कंडीशन है, ठीक है। तो ये इस तरह वर्क करता है, फ्लो चार्ट की मदद से बिना उसको समझ सकते हैं। इसके अलावा नहीं, एल्स इफ की नहीं पड़ी हुई मेरे पास। तो चले हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास आगे आ जाते हैं लूप्स आ जाते हैं। तो हम उनको देख लेते हैं कि लूप किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लूप हम यूज़ ही क्यों करते हैं। लूप हम यूज़ करते हैं कि जब हमने एक ही काम को बार बार ना रिपीट करना होता है, एक ही काम को, ठीक है। तो हम उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें आपने ना 100 तक गिनती प्रिंट करवानी है, यानी कि कोई भी काम है वो आपने बहुत ज़्यादा मरतबा रिपीट करना है। तो आप क्या करेंगे, उसी लाइन को बार बार कॉपी करते जाएंगे, अपना कोड ना आप बार बार कॉपी करते जाएंगे। तो वो ना बहुत ही ना कह लें कि वो अच्छा तरीका नहीं है। अगर हमने किसी भी काम को बहुत बार रिपीट करना तो हम क्या कर सकते हैं, हम लूप्स यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास लूप की बहुत ज़्यादा टाइप्स आ जाती हैं, फिलहाल सॉरी 3 टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। तो जो सी सबसे पहली हमारे पास टाइप होती है ना, सबसे जो सी सिंपल होती है वो होती है वाइल लूप होती है। उसके बाद हमारे पास फॉर लूप आ जाता है और एट द एंड हमारे पास डू वाइल लूप आ जाता है। तो हम सबसे पहले हम वाइल लूप को देखते हैं कि वाइल लूप क्या होता है। तो वाइल लूप की अगर हम देखें ना, हमारे पास जो सिंटेक्स होता है ना, वो कुछ ये देखिए, ये मैंने इफ एल्स का सिंटेक्स लिखा हुआ था, ये आपको मैं समझा चुका हूँ। अब आ जाते हैं हमारे पास वाइल लूप का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये भी तकरीबन ना इफ़ की कंडीशन की तरह का होता है कि क्या होता है, जहाँ पे ये इफ़ लिखा होता है ना वहाँ पे आपने सिंपल क्या लिखना है, वाइल। वाइल के आगे पैरेंथेसिस के अंदर आपने एक कंडीशन लिख देनी है। तो क्या होगा, जब तक ये कंडीशन क्या होगी हमारी ट्रू रहेगी ना, तो हमारे ये ब्लॉक के अंदर जितना भी कोड लिखा है वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब तक ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, ये बार बार ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा। जबकि इफ़ की कंडीशन में क्या होता है, अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो वो सिर्फ एक मरतबा ही एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक को और हमारा कंपाइलर नीचे चला जाएगा। लेकिन वाइल के केस में क्या होता है, जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहती है तब तक वो इसी ब्लॉक को बार बार रिपीट करता रहता है। तो ये देखिए, हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो इसीलिए हम इसको लूप कहते हैं। ये वाइल लूप का सिंटेक्स है। अब इसको हम यूज़ भी करके देख लेते हैं। तो हम इसको यूज़ किस तरह करते हैं, यूज़ हम इसको इसका इस तरह करते हैं कि सबसे पहले ना हम वाइल लूप लिखते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन को लिखेंगे। तो कंडीशन लिखने से पहले ना मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट काउंट का वेरिएबल बना लेता हूँ मैं ना, इसको वैल्यू असाइन करता हूँ 0, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे कुछ
तो अब ये क्या होगा, इसको ज़रा समझिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया यहाँ पे CNT यानी कि काउंट के नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है। ओह सॉरी, ये यहाँ पे मैंने काउंट लिखना था CNT, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैंने कंडीशन क्या लगाई है कि जब तक जो सा मेरा काउंट है वो लेस देन 5 है, तुम क्या करते रहो, इस लूप को बार बार रिपीट करते जाओ। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मेरी कंडीशन क्या, काउंट की वैल्यू क्या 0 है, तो आपको पता है 0 लेस देन 5 है, तो मेरी कंडीशन क्या ट्रू है, तो वो क्या करेगा, मेरी स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट कर देगा। लेकिन जब ये प्रिंट करके नीचे आएगा तो ये इंक्रीमेंट का ऑपरेटर हम कल पढ़ चुके हैं, सॉरी लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। इंक्रीमेंट का ऑपरेटर क्या करता है, हमारी वैल्यू को 1 यूनिट इंक्रीज़ कर देता है, यानी कि पहले काउंट की वैल्यू क्या थी 0 थी, तो अब 1 हो चुकी है। तो अब ये 1 हो चुकी है काउंट की वैल्यू, तो वो आप वापस ऊपर जाके वैल्यू कंडीशन चेक करेगा। तो जब आप कंडीशन चेक करेगा 1 लेस देन 5 है, तो कंडीशन ट्रू है, ये दोबारा इसी को रिपीट करता रहेगा। यानी कि अब काउंट की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, और फिर जब लास्ट पे आएंगे ना, जब यहाँ पे काउंट की वैल्यू 5 हो चुकी होगी, तो वो वापस जाके ऊपर कंडीशन चेक करेगा। तो काउंट की वैल्यू जब 5 है, तो वो 5 लेस देन 5 क्या है, मेरी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मेरा जो सी ये वाइल लूप है ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके कंट्रोल मेरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है ये लूप मेरा कितनी बार चलेगा। सबसे पहले मेरे काउंट की वैल्यू क्या 0 है, 0 पे ये चलेगा, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, यानी कि 5 मरतबा हेलो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। 0 से लेके 4 तक चलेगा, और यानी कि टोटल कितने टाइम्स हो गए, 5 मेरी स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट हो चुका होगा। लेकिन जब जैसे ही अब मेरी जो सी काउंट की वैल्यू वो 5 होगी, तो मेरी जो सी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, तो मेरा वाइल ब्रेक हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखते हैं कितनी मरतबा प्रिंट हुआ है मेरा हेलो। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 मरतबा मेरी स्क्रीन के ऊपर ये प्रिंट हो चुका है। तो आप देख भी सकते हैं 0 से लेके 4 तक ये चला है, तो ये टोटल कितने टाइम्स चला है, 5 मरतबा। तो ये हमारा हो गया वाइल का लूप। अब इसमें सबसे जो सी अहम बात है वो ये है, ये वाली लाइन बहुत ही ज़्यादा अहम है, ठीक है। इस लाइन को हम कहते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। यहाँ आकर हमने करना होता है किसी भी वेरिएबल के अंदर। तो अगर मैं ये वैल्यू को इंक्रीमेंट, ये लाइन को कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया कमेंट आउट। अब ये मैंने कमेंट के बारे में भी शायद नहीं बताया। कमेंट हम इस तरह की लाइन को कहते हैं जो कि हमारे ना कोड में एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, हमारा कंपाइलर उनको एग्जीक्यूट नहीं करता, उनको स्किप कर देता है। तो उस तरह की लाइंस को हम क्या कहते हैं, कमेंट्स कहते हैं। तो C++ में कमेंट 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो सिंगल लाइन कमेंट उसके शुरू में हम ये ना 2 फॉरवर्ड स्लैश डाल देते हैं, ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट है। तो अगर मैं क्या करूँ, इस लाइन को मैं कमेंट आउट कर दूँ तो मेरा कंपाइलर क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, मेरे काउंट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, काउंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो अगर काउंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो मेरी जो सी ये वाली कंडीशन है वाइल की, ये हमेशा ही ट्रू रहेगी। अगर ये हमेशा ट्रू रहेगी तो फिर क्या होगा, ये मेरा वाइल का लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो इस तरह के लूप हम फिर क्या कहेंगे, इनफाइनाइट लूप। तो इस तरह की कंडीशन से आपने बचना है। अगर मैं इसको रन भी करता हूँ तो आपके सामने ये देखिएगा, ये तो ये देखिए ये हेलो प्रिंट हुए जा रहा हूँ। तो ये मैंने ना इसको रोक दिया, CLS दबाता हूँ, ये ठीक है। तो इसीलिए ये जो सा एंड पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में कर रहा हूँ ना, इससे क्या होता है, मेरा जो सा वेरिएबल है ना, काउंटिंग वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अगर ये वैल्यू चेंज होगी तो फिर जाके कहीं ना मेरे जो सा ये वाइल लूप है ना, वाइल की कंडीशन इसकी जाके वैल्यू ये जाके फॉल्स होगी, फिर मेरा वाइल का लूप जो सा वो ब्रेक होगा। तो इस तरह की कंडीशन ना आपने ध्यान रखना है कि ये कंडीशन आपने ज़रूर यहाँ पे लगानी है। अब इसके बाद जो सा हमारे पास अगला लूप आ जाता है वो आपको पता है फॉर लूप है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे लिखा था, नहीं लिखा, चलें समझ लेते हैं। अब फॉर लूप किस तरह होता है। फॉर लूप भी बिल्कुल हम क्या करते हैं, फॉर लूप भी इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक काम को बार बार रिपीट कर सकें। अब जो उसका सिंटेक्स होता है वो उसका सिंटेक्स ये होता है कि ये देखें, सबसे पहले वाइल लूप को हम देखते हैं। वाइल लूप में हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने एक काउंटिंग वेरिएबल इनिशियलाइज किया था। ये काउंट का वेरिएबल क्या था, काउंट रखने के लिए कि मेरा वेरिएबल जो सा मेरा लूप है वो कितनी मरतबा चल चुका है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ इनिशियलाइज किया था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक कंडीशन रखी थी कि मेरा ये वाइल लूप कब तक चलता रहेगा, यानी कि कंडीशन थी। और तीसरे नंबर पे ये मेरे पास क्या था, ये मेरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट था। ये 3 चीज़ें हर किस्म के लूप में होती हैं। तो इसी तरह फॉर लूप में भी ये 3 चीज़ें होंगी। फॉर लूप में किस तरह होंगी, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना है, यानी कि जो सा हमारा काउंट रखेगा मेरे लूप का कि कितनी मरतबा चल चुका है। तो वो मैं फ़र्ज़ कर लें इंट i = 0। फिर हमने यहाँ पे सेमीकोलन लिखना है, ये आप याद रख लें, यहाँ पे हमने सेमीकोलन लिखना है। फिर ये इनिशियलाइज हमने कर लिया, उसके बाद हमें कंडीशन रखेंगे कि i लेस देन मैं कहता हूँ 5 और फिर से सेमीकोलन और i++, ठीक है।
तो ये मेरा फॉर लूप हो गया। दोबारा देखिए यहाँ तीन चीज़ें मैंने क्या क्या लिखी हैं। सबसे पहले मैंने एक काउंटिंग वेरिएबल लिखा है, यानी कि इनिशियलाइज़ किया एक वेरिएबल को। फिर उसके बाद मैंने एक यहाँ पे कंडीशन लिखी है दूसरे नंबर पे। ये क्या करेगी, ये बताएगी कि मेरा फॉर लूप कब तक चलता रहेगा। और तीसरी चीज़ ये बहुत अहम है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये क्या करेगा, मेरे काउंटिंग वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करता रहेगा हर बार। तो जो चीज़ मैंने रिपीट करनी है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे दोबारा हेलो का वर्ड जो है ना उसको मैंने रिपीट करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सबसे पहले जब मेरा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले वो आई की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करेगा। आई की वैल्यू को इनिशियलाइज़ करने के बाद वो कंडीशन चेक करेगा कि देखिए आई की वैल्यू क्या शुरू में 0 है, तो वो चेक करेगा क्या 0 लेस देन 5 है, तो बिल्कुल 0 लेस देन 5 है, तो कंडीशन ट्रू है, तो वो क्या करेगा मेरी स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट कर देगा। फिर जब दोबारा मेरा प्रिंट करके वो दोबारा ऊपर आ जाएगा, दोबारा आके क्या करेगा, अब इनिशियलाइज नहीं करेगा वेरिएबल को, ठीक है। अब वो वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करेगा, वो क्या करेगा आई प्लस प्लस कर देगा। आई की वैल्यू क्या थी, पहले 0 थी, अब आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो वो दोबारा से कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अब क्या, 1 लेस देन 5 है, तो कंडीशन दोबारा ट्रू है। तो अगर कंडीशन दोबारा ट्रू है तो वो क्या करेगा, दोबारा से हेलो प्रिंट कर देगा। फिर दोबारा जब ऊपर आएगा तो वो दोबारा आई प्लस प्लस करेगा, तो आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी 2। फिर दोबारा कंडीशन ट्रू रहेगी, तो यानी कि इस तरह चलता रहेगा लूप हमारा 4 तक। जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 होगी तो आपको पता है कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी, तो ये दोबारा मेरा जो सा लूप है वो ब्रेक हो चुका होगा। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आपको पता है ये कितनी मरतबा मेरा हेलो प्रिंट होगा, 5 मरतबा। तो आप देख सकते हैं कि ये 5 मरतबा प्रिंट हो चुका है। अच्छा जी, अब ये फॉर लूप और वाइल लूप जो है ना, ये दोनों हमारे एक ही मकसद के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन अब हम इनको यूज़ कब कब करते हैं ये ना डिपेंड करता है हमारी कंडीशन के ऊपर। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इनको हम कब कब यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो सा वाइल लूप है ना, वाइल लूप हम यूज़ करते हैं तब जब हमें पता नहीं होता कि हमने लूप कितनी मरतबा रिपीट करना है, ठीक है। जब हमने लूप को कितनी मरतबा रिपीट करना है। वैसे ये देखिए, जैसे अब यहाँ पे मैंने लूप चलाया हुआ है 0 से लेकर 4 मरतबा, यहाँ हमें पता है कि लूप कितनी मरतबा चल रहा है, हमें पता था कि ये लूप 5 मरतबा चलेगा, ठीक है। यही काम हम सेम फॉर लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन वाइल लूप हम स्पेशली वहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमें नहीं पता होता कि हमारा लूप कितनी मरतबा चलेगा, ठीक है। यानी कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ना एक वाइल लूप लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ना वाइल लूप लिखने लगा हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इंट एक्स का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं इनिशियलाइज भी कर देता हूँ 0 से 0। यहाँ पे मैं वाइल की कंडीशन लिखने लगा हूँ, वाइल एक्स की वैल्यू क्या हो, वाइल एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो तब तक तुम क्या करो, तुम ना यूज़र से इनपुट लेते रहो एक्स के अंदर। तो अब ये देखिएगा, अब ये लूप मैंने चलाया है, अब ये हमें नहीं पता कितनी मरतबा चलेगा, ठीक है। अगर हमने इस तरह का कोई लूप चलाना है तो फिर हम सिंपली क्या करेंगे, हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। तो मैं इसको समझा भी देता हूँ ये किस तरह वर्क करेगा। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल एक्स बनाया है, तो एक्स की वैल्यू क्या मैंने रख दिया 0। अब उसके बाद मैंने वाइल लूप में कंडीशन क्या लगाई हुई है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जब तक एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो मेरा लूप ये चलता रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। और नीचे मैं एक्स के अंदर इनपुट भी ले रहा हूँ यूज़र से, यानी कि अब मैंने क्या किया है, अब मैं एक्स की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, लेकिन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के ऑपरेटर के जरिए नहीं कर रहा। अब मैं किसके जरिए कर रहा हूँ, यूज़र के जरिए, यानी कि यूज़र जो वैल्यू ना इनपुट देगा वो जाके एक्स में स्टोर हो जाएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है। ऊपर यही काम हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के जरिए कर रहे थे, नीचे अब यही काम हम यूज़र के जरिए कर रहे हैं, यानी कि जो यूज़र इनपुट देगा वो हम जाके उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। यानी कि अब आपको पता है जब तक दोस्तों यूज़र है वो 0 से ग्रेटर वैल्यू इनपुट देता रहेगा, यानी कि 0 से लेके आगे जो भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 इनपुट देता रहेगा वो क्या करता रहेगा, ये वाइल लूप चलता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यूज़र माइनस वाला नंबर इनपुट देगा, तो अगर माइनस वाला नंबर इनपुट देगा तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप मेरा ब्रेक हो जाएगा। तो आपको ये पता, अगर मैं इसको रन भी करूँ तो ये देखिएगा ये मुझसे इनपुट ले रहा है 2 3 4 5 6 7 8, मैं यानी कि जो सा मर्जी नंबर आप इसको इनपुट देते रहे, देखिए ये वाइल लूप चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको कोई भी माइनस वाला नंबर इनपुट दूंगा ना, देखिए अब मैं -1 इसको इनपुट दूंगा तो वो देखिए इसने वाइल लूप ब्रेक कर दिया। क्यों, क्योंकि मैंने कंडीशन रखी हुई थी कि जो सी एक्स की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो इस तरह के अगर हमने लूप यूज़ करना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, वो हम वाइल लूप की मदद से कर सकते हैं। जब हमें पता ना हो कि हमारा लूप कितनी मरतबा रिपीट होगा, ये हम आगे जाके करेंगे इस तरह के काम, तो आपको फिर सही पता चल जाएगा। लेकिन जो सब फॉर लूप है ये कब हम यूज़ करते हैं, जब हमें बिल्कुल सही पता होता है कि हमने ये लूप को कितनी मरतबा यूज़ करना है, ठीक है। तो तब हम फॉर लूप यूज़ करते हैं।
तो ये अब आपकी चॉइस है कि आपने फॉर लूप का भी यूज़ करना है और वाइल लूप का भी यूज़ करना है। मैंने आपको बता दिया कि कब कब इनको यूज़ करना है। तो चलिए ठीक है, अब ना हमने लूप पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा सिलेबस है ना, मेरा ना ख्याल तो यही कि हम ना यहीं तक रखें, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा ना कवर कर चुके हैं। अब ना इनकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें ना थोड़ा सी इनके ग्रिप हासिल हो जाए। तो प्रैक्टिस के तौर पर हम क्या करते हैं, चले सबसे पहले ना हम इफ़ एल्स की ना प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इफ़ एल्स में मैं क्या ना प्रोग्राम बनाने लगा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, वो आपको मेरे ख्याल से आता भी होगा। हमने ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि यूज़र से एक नंबर इनपुट लेगा और हमने बताना कि वो नंबर इवन है या ओड है। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने अगर एक नंबर इनपुट लेना है यूज़र से, तो मुझे एक वेरिएबल की ज़रूरत है। तो मैं एक इंट बनाता हूँ इनपुट। ठीक है, वेरिएबल का नेम मैंने रख दिया इनपुट। इसके अंदर मैं क्या लूँगा, यूज़र से इनपुट लूँगा CN की मदद से। तो मैंने इनपुट के अंदर यूज़र से इनपुट ले लिया। ठीक है, अब मैंने बताना है कि वो नंबर इवन है या ओड है। अब आपको पता है कोई भी नंबर इवन कब होता है, जब वो 2 से, यानी कि जब वो 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाए। एक नंबर इवन कब होता है, जब वो 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाए। कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब ये है कि जब मैं इसको 2 पे डिवाइड करूँ और मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। यही मतलब होता है ना कंप्लीट डिवाइड होने का। तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, मैं इफ़ की कंडीशन यूज़ कर सकता हूँ कि इफ़ जो सी यूज़र ने इनपुट दी है, इनपुट डिवाइडेड बाई 2 करूँ मैं, और मेरे पास जो सा रिमाइंडर है वो इक्वल टू किसके आ जाए, 0 के। ये आप ये ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे मैं 2 ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले एक मॉडल्स का ऑपरेटर है और दूसरे नंबर पे एक रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम होगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, मैं ना इसको पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, जो यूज़र इनपुट देगा वो क्या करेगा, उसको 2 पे डिवाइड करेगा। 2 पे डिवाइड करने के बाद मॉडल्स का ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न कर देता है। अगर जो सा रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल है, ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है। ये क्या करेगा, 0 को और उस रिमाइंडर को कंपेयर करेगा आपस में। तो अगर वो दोनों इक्वल आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये मेरी कंडीशन ट्रू हो गई है। तो जैसे जब ये मेरी कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या कि मेरा जो सा नंबर है वो क्या, इवन है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा सिंपली इवन। ठीक है, तो आपको पता है अगर वो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा कंप्लीट, तो इसका मतलब क्या, वो ओड नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एल्स का ब्लॉक लिखूँगा। एल्स के ब्लॉक में जाके मैं यहाँ पे सी आउट लिख दूँगा ओड। तो अब मैं अगर इसको रन भी करूँ तो आपको बेहतर पता चल चुका है। तो ये देखिए, अब मुझसे ना ये इनपुट मांग रहा है, तो मैं इसको इनपुट अगर दूँ 4, तो आपको पता है 4 क्या इवन है, तो ये मेरे पास देखिए इवन प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ और अब इसको मैं इनपुट देता हूँ 7, तो अब ये क्या है, ये ओड नंबर है, तो मेरे पास ये देखें ओड प्रिंट होके आ चुका है। तो ये हमने इफ एल्स की देख लिया है प्रैक्टिस थोड़ी सी। अब हम चलते हैं अपने ना लूप्स की तरफ चलते हैं। जो एग्जांपल है ना, वो एग्जांपल ये है कि हमने ना फिक्टोरियल फाइंड करना है। कोई भी नंबर हम यूज़र से इनपुट लेंगे और हमने क्या करना है, उसका फिक्टोरियल फाइंड करना है। अब आपको फिक्टोरियल का सबसे पहले मैं बता दूं कि फिक्टोरियल क्या होता है। फिक्टोरियल को हम ना रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से। ठीक है, जो सा नोट का ऑपरेटर है ना, इसको हम मैथमेटिक्स में हम इससे डिफाइन करते हैं। यानी कि अब फिक्टोरियल की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मैं चाहता हूँ कि 5 का फिक्टोरियल मुझे ला के दो, 5 का फिक्टोरियल मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूँगा, 5 और आगे नोट का साइन, ये क्या 5 का फिक्टोरियल। तो ये किसके इक्वल होता है, मैंने क्या करना है, मैंने 1 से स्टार्ट हो जाना है और कहाँ तक जाना है, 5 तक, और जितने भी नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 4 फिर मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब ये जो सा आंसर आएगा ना, ये क्या, ये 5 का फिक्टोरियल है। दोबारा सुने, 5 का फिक्टोरियल किसकी इक्वल होगा, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 से शुरू हो जाएं और 1 तक आ जाएं और जितने भी नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाएं, और जो एंड पे आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा फिक्टोरियल होगा। आप हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 से स्टार्ट हो जाएं और जो सा नंबर यूज़र ने इनपुट दिया, अगर यूज़र ने 5 इनपुट दिया तो आपने 5 तक सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर देना। तो एट द एंड जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा फिक्टोरियल होगा। तो देखिए, अब हमने आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम एक ही काम को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आपको पता है अगर हमने एक ही काम को बार बार रिपीट करना है तो आपने क्या यूज़ करना है, आपने लूप यूज़ करना है। अब आपकी मर्ज़ी है, यहाँ आप फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लूप कितनी मरतबा रिपीट होना है। कैसे पता है आपको, देखिए अगर आप यूज़र 5 इनपुट देता है तो आपको पता है लूप कितनी मरतबा रिपीट होगा, 1 2 3 4 मरतबा। यानी कि आपने क्या 4 मरतबा लूप चलेगा और वो आपस में 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है,
अगर यूज़र 6 इनपुट देता है तो आपको पता है लूप 5 मरतबा चलेगा, यानी कि 6 नंबर को अगर मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो मुझे लूप 5 मरतबा चलाना पड़ेगा। तो आपको पता है लूप ने कितनी मरतबा चलना है, तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे फॉर लूप यूज़ करने चाहे वाइल लूप यूज़ कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यूज़र से एक नंबर इनपुट लेना है, तो मैं नंबर एक एक्स में इनपुट ले लूँगा, सीन एक्स, ठीक है, एक्स। अब मेरे पास एक ना ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जिसमें मैंने उसका फैक्टोरियल ना फाइंड करके सेव भी करना है, ठीक है, फैक्टोरियल मैंने सेव करना है। तो उसके लिए भी मैं एक ना वेरिएबल बना लेता हूँ फैक्टोरियल का, इसको मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ 1 से, ठीक है। अब ये 1 से इनिशियलाइज़ करना ज़रूरी है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि मैंने 1 से इनिशियलाइज़ करना क्यों ज़रूरी है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, फैक्टोरियल के अंदर मैं क्या सेव कर रहा हूँ, मेरा फैक्टोरियल जो कि एट द एंड मेरा आंसर आएगा। तो मैं यहाँ फिलहाल ना वाइल लूप यूज़ कर लेता हूँ, वाइल का लूप, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब एक्स है ना मेरे पास, एक्स यूज़र इनपुट देगा, तो मैं क्या करूँगा, जब तक जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 1 के, तो तुम सिंपली क्या करो, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। तो ये ज़रा ना ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्स को माइनस माइनस कर दूँगा, ठीक है, एक्स माइनस माइनस ये लिए। अब ये मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, फ़र्ज़ करें मुझे ना मैंने यहाँ यूज़र से इनपुट लिया है 5, तो ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या कंडीशन क्या है, 5, यानी कि देखिए सबसे पहले तो हमने 5 से स्टार्ट हो जाना है और हमने कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। 1 को भी मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या 5 है, तो मेरी कंडीशन ट्रू है, तो वो क्या करेगा, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 1 है। तो अगर जब मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगा एक्स के साथ, तो मेरे पास फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब वो 5 आ गया तो एक्स की वैल्यू लेस देन, यानी कि एक माइनस मैंने कर दिया, अब एक्स की वैल्यू क्या हो गई है 4 हो गई है। अब वो दोबारा ऊपर जाके कंडीशन चेक करेगा, 4 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 है, तो कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, तो वो दोबारा क्या करेगा, फैक्टोरियल की वैल्यू क्या थी 5 थी, अब वो 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20, 20 को जाके फैक्टोरियल के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अब मेरे फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई है 20 हो गई है, और अब x की वैल्यू क्या हो चुकी है 4 में से माइनस एक और कर दे 3 हो चुकी है। इसी तरह ये चलता रहेगा लूप जब तक x की वैल्यू क्या हो जाती है 1 नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये आपको पता है, यानी कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि सबसे पहले मैंने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 20, 20 को मैंने फिर 3 से मल्टीप्लाई किया है, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 को मैंने 20 फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ जाएगा, 120 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास क्या आ जाएगा 120 ही आंसर आ जाएगा। और यहाँ यानी कि एट द एंड मेरे पास जो फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या है आंसर मेरा फैक्टोरियल है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली यहाँ नीचे जाके प्रिंट करवा दूँगा कि फैक्टोरियल इज़ ठीक है। तो मैं अगर इसको रन करूँ तो आपके सामने ये देखिए, मैं ये नीचे में मैं इनपुट इसको 5 अगर दूँ तो देखिए मेरे पास फैक्टोरियल इज़ 120 मेरे सामने प्रिंट होके आ चुके हैं। अब आपको समझ आ गई होगी इसका ये कैसे वर्क कर रहा है। चलिए मैं अपना एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ आपको। तो ये देखिए सबसे पहले ये देख लें फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल से मुराद ये है कि एक नंबर यूज़र ने इनपुट दिया है, हमें फ़र्ज़ करें वो 6 इनपुट दी है, 6 इनपुट दिया, तो हमने क्या करना है, हमने 6 से स्टार्ट होना है और कहाँ तक चले जाना है 1 तक। 6 से लेके हमने 1 तक जाना है और दरमियान में जितने भी नंबर आएंगे हमने उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास एट द एंड आंसर आ रहा होगा वो हमारा क्या है, वो हमारे पास फैक्टोरियल है, ठीक है। तो हमने वो फैक्टोरियल हमें बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लूप यूज़ करेंगे। अब वो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे वाइल लूप यूज़ कर लें चाहे फॉर लूप यूज़ कर लें। तो मैंने यहाँ पे वाइल लूप यूज़ किया है। वो मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि आपको पता है जब मुझे पता हो कि लूप ने कितनी मरतबा चलना है तो तब मैं वाइल लूप भी यूज़ कर सकता हूँ, फॉर लूप भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे वाइल लूप यूज़ किया क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल था इसलिए। तो अब ये क्या मैंने किया, सबसे पहले मैंने एक इंटीजर एक्स बना लिया, इसके अंदर मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया है। उसके बाद मैंने फैक्टोरियल का एक वेरिएबल बनाया, उसको मैंने 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया। अब आपको समझ तो आ गई होगी कि मैंने 1 से इनिशियलाइज़ क्यों किया था, कि जब मैं अगर मैं इसको यहाँ 0 से इनिशियलाइज़ कर देता तो क्या होना था, जब यहाँ पे मेरा पहली दफ़ा लूप चलना था ना तो 0 की वैल्यू थी, 0 को मैं जिससे भी मल्टीप्लाई करना था ना तो मेरा जो सब आंसर था वो हमेशा 0 ही रहना था, और एट द एंड मेरे पास फैक्टोरियल का आंसर भी 0 ही आ जाना था। यानी कि यहाँ फैक्टोरियल की वैल्यू क्या रहनी थी, हमेशा 0 रहनी थी। वो 0 को मैं जिस भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करता रहता मेरा आंसर हमेशा 0 ही रहना था, तो मेरा जो सा फैक्टोरियल था वो भी 0 आ जाना था। इसीलिए मैंने इसको 1 से इनिशियलाइज़ किया है। इसको आपने हमेशा 1 से ही इनिशियलाइज़ करना है। अगर आप इसको 1 से इनिशियलाइज़ नहीं करते, 0 से भी नहीं करते,
तो क्या होगा, इसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। गार्बेज वैल्यू आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या होती है, यानी कि गार्बेज वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके साथ हमारा कोई तल्लक नहीं होता, यानी कि वो कोई भी नंबर हो सकता है, माइनस में भी वैल्यू हो सकती है, प्लस में भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि वो गार्बेज वैल्यू होगी। तो गार्बेज वैल्यू को जब हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो सा आंसर है वो भी आपको पता है गार्बेज वैल्यू ही आएगा। तो हमारा जो सा फिक्टोरियल है उसका आंसर सही नहीं आएगा इस तरह। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने इसको 1 से इनिशियलाइज़ करना है। अब ये वर्किंग कैसे कर रहा है तो मैं आपको ज़रा वो बता दूँ। यहाँ इसको समझने के लिए ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना 2 वेरिएबल बना लेते हैं, एक्स और साथ ही एक्स है और साथ आगे मैं इसके ना फैक्टोरियल की वैल्यू बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स यूज़र ने इनपुट दिया, फर्स्ट करिए 5 मुझे इनपुट दिया है। तो ये मैंने कंडीशन क्या लगाई हुई है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले ये कंडीशन ट्रू होगी ना, यानी कि 5 ग्रेटर देन 1 है, 5 ग्रेटर देन 1 है। तो ये कंडीशन क्या ट्रू है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या फिलहाल 5 है और फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि मैंने यहाँ फैक्टोरियल को 1 से इनिशियलाइज़ किया हुआ है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, कंडीशन ट्रू है तो वो नीचे आ जाएगा, वो क्या करेगा, फैक्टोरियल को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा। फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 1, वो 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया। वो 5 को जाके फैक्टोरियल के अंदर स्टोर कर देगा। अब यानी कि फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 1 नहीं है, वो क्या हो गई है 5 हो चुकी है। ठीक है, 5 हो चुकी है। अब वो दोबारा जब नीचे आएगा तो x की वैल्यू को क्या कर देगा, माइनस माइनस कर देगा। तो x की वैल्यू पहले क्या थी 5 थी, अब वो क्या हो गई है 4 हो गई है। अब इसी तरह x की वैल्यू 4 हो गई, वो दोबारा ऊपर जाके कंडीशन चेक करेगा क्या 4 ग्रेटर देन 1 है। तो फिर से कंडीशन ट्रू है तो वो दोबारा अंदर आ जाएगा। तो फैक्टोरियल की वैल्यू अब क्या है हमारे पास 5 है, तो 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो x की वैल्यू क्या है 4 है, तो फैक्टोरियल 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 आंसर क्या आ गया 20। वो 20 को जाके फैक्टोरियल के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल की वैल्यू अब क्या हो चुकी है 20 हो चुकी है। वो जब नीचे आएगा दोबारा एक्स की वैल्यू को माइनस माइनस कर देगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई है 3। इसी तरह ये दोबारा ऊपर जाएगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो वो 3 को अब क्या करेगा 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, क्योंकि फैक्टोरियल की वैल्यू अब 20 है। तो 3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 60 आएगा। 60 को दोबारा फैक्टोरियल में जाकर स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे मेरे पास फैक्टोरियल की वैल्यू 60 आ चुकी है और एक्स माइनस माइनस करूँगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी मेरे पास। तो 2 यहाँ पे आ गया। अब इसी तरह दोबारा 2 ग्रेटर देन 1 है तो वो दोबारा यहाँ आएगा, तो 2 को आप मल्टीप्लाई कर देगा फैक्टोरियल के साथ। तो 2 क्या है, 2 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा, वो 120 जाके फैक्टोरियल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 120 आ जाएगा और एक्स की वैल्यू माइनस माइनस होगी तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है, अब वो दोबारा ऊपर जाएगा, ऊपर जाके कंडीशन को चेक करेगा कि क्या मेरी कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो एक्स क्या है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो मेरी कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो वो क्या करेगा, इस लूप को दोबारा से रिपीट कर देगा। तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या 120 है, वो 120 को x के साथ मल्टीप्लाई करेगा जो कि 1 है। 1 को 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 120 ही रहेगा। तो वही फैक्टोरियल है हमारा। तो जब वो नीचे आएगा, अब वो नीचे आके x की वैल्यू को माइनस माइनस करेगा। ये स्टेप अहम है, इसको समझ लें। x की वैल्यू क्या 1 है, वो जब 1 को माइनस माइनस करेगा तो मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 1 माइनस हो गया ना, तो 0 हो गई। अब वो दोबारा जब ऊपर आके कंडीशन चेक करेगा तो x क्या 0 है, तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, नहीं है। तो कंडीशन अब फॉल्स हो गई है, तो वो यहीं पे वाइल लूप को ब्रेक कर देगा। जैसे ही उसने वाइल लूप को ब्रेक किया तो जो सा फैक्टोरियल का वेरिएबल था इसके अंदर हमारा आंसर पड़ा हुआ जो कि हमें चाहिए था, तो वही मैंने नीचे आके प्रिंट कर दिया है कि फैक्टोरियल इज़ फैक्ट। ये मेरे वेरिएबल था मेरा, तो उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ मैंने कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। मैं इसको अगर रन करूँ तो वो देखिए मुझे इनपुट मांग रहा है, तो मैं इसको अगर 6 इनपुट देता हूँ तो वो देखिए मेरे पास 720 प्रिंट होके आ चुका है। अच्छा जी, ये देखें अब हमारा ना क्या हमारी ना प्रॉब्लम क्या है। अब हमने क्या करना है, हमने ना लूप को यूज़ करते हुए ना इस तरह का पैटर्न प्रिंट करना है। तो आपने ये याद रखना है, जब भी आप लूप की कॉन्सेप्ट है इसमें हम ना नेस्टेड लूप यूज़ कर रहे होंगे। नेस्टेड लूप आप क्या होते हैं, ये नया कॉन्सेप्ट आ गया, आप इसको ज़रा समझ लें। ये मैंने पिछली मरतबा नहीं करवाया था नेस्टेड लूप, तो मैं इस वक्त ना आपको करवा देता हूँ। इस बार हम करते हैं, चलें। तो नेस्टेड लूप को ज़रा देख लेते हैं। तो नेस्टेड लूप के लिए ना मैं वाइल लूप फॉर लूप यूज़ करता हूँ। ठीक है, वो उनको समझना क्योंकि थोड़ा सा आसान होता है। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप यूज़ करता हूँ। इंट आई इक्वल टू 0 और लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, एंड यहाँ पे मैं क्या प्रिंट कर देता हूँ, सी आउट स्टैरिक एक। ये ले, अब ये एक लूप है, सिंपल लूप है ये। अब आपको मुझे कोई बताएगा कि मेरी स्क्रीन के ऊपर ये मैंने क्या प्रिंट कर रहा हूँ, स्टैरिक प्रिंट कर रहा हूँ।
स्टैरिक के लेफ़्ट साइड पे भी एक स्पेस है, राइट साइड पे भी एक स्पेस है। और आपको ये भी पता है कि ये लूप कितनी मरतबा चलेगा, कोई बताएगा कि मेरी स्क्रीन के ऊपर कितने स्टार प्रिंट होंगे, और क्या वो एक ही लाइन में प्रिंट होंगे कि नीचे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में प्रिंट होंगे, कोई बताएगा? जी 5 स्टार प्रिंट होंगे। और क्या वो हॉरिजॉन्टली प्रिंट होंगे कि वर्टिकल एक ही लाइन में प्रिंट होंगे? चलिए जी ठीक है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। तो अगर मैं इसको रन करूं तो आपको पता है कि, तो ये देखिए मेरे सामने क्या हुआ है, जब पहली दफ़ा लूप चला आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो उसने क्या किया, एक स्टार प्रिंट कर दिया। दोबारा मेरा फॉर लूप ऊपर गया तो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, दोबारा उसने एक स्टार प्रिंट कर दिया, यानी कि स्टार के लेफ्ट साइड पे भी एक स्पेस दे दिया और साथ राइट साइड पे भी एक स्पेस। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 5 स्टार स्पेस के साथ प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं अगर चाहता हूँ, अच्छा देखिए ये जो सा एक फॉर लूप है, ये यहाँ से लेके इतना, ये फ़र्ज़ करें ये 2 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें ये कि हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। ये 2 स्टेटमेंट क्या कर रही हैं, हमारे पास स्क्रीन के ऊपर 5 स्टार प्रिंट कर रही हैं। फिलहाल आप ये जहन से निकाल दें कि ये एक फॉर लूप है, आप ये जहन में रखें, ये हमारे पास ना कोई 2 स्टेटमेंट है। इन 2 स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि यार ये जो से मेरे पास 5 स्टार स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रहे हैं, इनको मैं बार बार प्रिंट करवाऊँ, तो अगर मैं इनको बार बार प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो आपको पता है कि मैं क्या करूँगा, इन्हीं 2 स्टेटमेंट को दोबारा से रिपीट करूँगा। तो अगर मैंने इन्हीं 2 स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लूप यूज़ करना पड़ेगा। तो वो देखिएगा मैं दोबारा से एक लूप यूज़ करने लगा हूँ। वो लूप क्या होगा, इसके ऊपर होगा, क्योंकि मैंने इन 2 स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है ना, यानी कि ये जो सी 2 स्टेटमेंट है मैंने इनको रिपीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इन 2 स्टेटमेंट को एक लूप के अंदर लिख दूँगा। तो ये ज़रा समझ लीजिएगा ध्यान से, फॉर लूप है तो इंट, अब मैं इसका नेम चेंज करके जे रख देता हूँ, क्योंकि आई मैंने नीचे भी यूज़ किया हुआ है तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो जे एंड जे लेस देन इक्वल लेस देन 5 एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, मैं ये जो सी मेरे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं मैं इनको पकड़ के ऊपर लूप के अंदर ले जाऊँगा। अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा सिर्फ। अच्छा जी, ये देखें अब क्या हो रहा है, अब मेरे पास यहाँ से लेके ये दो स्टेटमेंट्स क्या कर रही थी, मेरे स्क्रीन के ऊपर 5 स्टार प्रिंट कर रही थी। इसी तरह ना, यानी कि जब यहाँ से लेके ये एक मरतबा एग्जीक्यूट होंगी, ये स्टेटमेंट एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, मेरे पास स्क्रीन के ऊपर 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। और जब जो सा मेरा ऊपर वाला लूप है ये कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 5 दफ़ा, यानी कि 0 से लेके 4 तक चलेगा ना, 0 से लेके, ये 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, 4 तक। तो आपको पता है ये 5 मरतबा 5 टाइम्स ये रन होगा। तो आप ये देखिएगा कि जो सा ये नीचे वाली ये स्टेटमेंट है, अगर ये एक दफ़ा, यानी कि ये एक दफ़ा रन होती है तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 5 स्टार्स। तो और अगर मैं इन्हीं स्टेटमेंट को 5 मरतबा रिपीट करूँ तो मेरी स्क्रीन के ऊपर कितने स्टार प्रिंट हो जाएंगे, यानी कि 5 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो मेरी स्क्रीन के ऊपर 25 स्टार प्रिंट होके आ चुके हैं। अगर मैं इसको रन करूँ ना तो एक ही लाइन में 25 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो ये देखें मेरे पास ये क्या, एक ही लाइन में ये 25 स्टार तकरीबन प्रिंट होके आ चुके हैं। तो ये दोबारा से ना ये जो सा लूप है इसको एक दफ़ा दोबारा समझिएगा। ये यहाँ पे ये हो रहा है कि सबसे पहले जो सा ये मेरा आउटर लूप है ना, ये जो सा ऊपर वाला लूप है इसको हम कहते हैं आउटर लूप, और ये जो सा ये इनर लूप है इसको हम, यानी कि ये दूसरा लूप है इसको हम कहते हैं इनर लूप। तो मैं इसके ना थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूँ कि ये किस तरह वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन्होंने आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। तो ये देखें सबसे पहले मेरा जो सा आउटर लूप है ना उसमें जे की वैल्यू क्या है, 0 है। पहली दफ़ा जे की वैल्यू 0 है तो वो अंदर आएगा, अंदर आके ये जो सा लूप है कितनी दफ़ा चलेगा, 5 मरतबा। जे की वैल्यू क्या थी, 0 थी। मैं यहाँ पे ना लिख रहा हूँ जे की वैल्यू, और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं इनर लूप लिख रहा हूँ, इनर लूप। ठीक है, अब आपको पता है कि जब जे की वैल्यू क्या थी, जे की वैल्यू सबसे पहले क्या है, 0 है। जे की वैल्यू क्या है, आउटर लूप की में जे की वैल्यू क्या है, 0। तो जैसे ही जे की वैल्यू 0 है तो आपको ये भी पता है कि मेरा जो सा इनर लूप है, इनर लूप कितनी दफ़ा रिपीट होगा, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट कितनी दफ़ा चलेगी, 5 मरतबा चलेगी। यानी कि जब जे की वैल्यू 0 थी तो ये स्टेटमेंट कितनी दफ़ा चली है, इनर लूप 5 मरतबा। तो जब ये 5 मरतबा चला है तो मेरे पास 5 स्टार प्रिंट होके आ गए हैं। तो ये लूप ख़त्म हुआ, ये दोबारा लूप ऊपर चला गया। अब जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है।
जे की वैल्यू 1 हो गई फिर दोबारा से, तो जैसे ही जे की वैल्यू 1 हुई है तो जो सा मेरा इनर लूप है वो दोबारा कितनी दफ़ा चलेगा, 5 मरतबा। तो इनर लूप भी दोबारा से क्या होगा, 5 मरतबा चलेगा। तो स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, मज़ीद 5 स्टार प्रिंट होके आ जाएंगे। इसी तरह ये जब जे की वैल्यू 2 होगी फिर से इनर लूप 5 मरतबा चलेगा। फिर जब जे की वैल्यू 3 होगी फिर से 5 मरतबा चलेगा। जब जे की वैल्यू 4 होगी फिर से ये 5 मरतबा चलेगा। यानी कि जो सा मेरा इनर लूप है वो कितनी दफ़ा चल रहा है, 5 मरतबा। इनर लूप 5 मरतबा चल रहा है। और आपको पता है जो सा इनर लूप है वो बजाते खुद एक लूप है, वो खुद भी 5 मरतबा रन हो रहा है। यानी कि जब ये वाला आउटर लूप एक दफ़ा चलेगा तो इनर लूप कितनी दफ़ा चल रहा है, 5 मरतबा। तो जो सा आउटर लूप है अगर वो 5 मरतबा चल रहा है तो अंदर वाला लूप फिर कितनी दफ़ा चलेगा, यानी कि 25 मरतबा ये वाला स्टार प्रिंट होके आ जाएगा। ये मुझे बता दें, समझ आई है आपको कि ये किस तरह वर्किंग कर रहा है। यानी कि जे की वैल्यू 0 है तो मेरा इनर लूप 5 मरतबा चला है। फिर जे की वैल्यू 1 होगी फिर से मेरा इनर लूप 5 मरतबा चला है। फिर जे की वैल्यू 2 के लिए 5 मरतबा चलेगा। फिर जे की वैल्यू 3 के लिए 5 मरतबा। तो इसी तरह जो सा मेरा ये स्टेटमेंट है ना सी आउट वाली, ये टोटल कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, 25 मरतबा एग्जीक्यूट होगी और मेरी स्क्रीन के ऊपर 25 स्टार प्रिंट होके आ जाएंगे। तो ये क्या होगा, मेरे सामने 25 स्टार प्रिंट होके आ चुके हैं। लेकिन अब मैं अगर जाऊँ अपने पिछले पैटर्न की तरफ तो मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ स्टार तो मेरे पास 25 ही हैं, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि 5 स्टार के बाद एक नई लाइन आ जाए। यानी कि एक लाइन जब प्रिंट हो ना उसके बाद ये दूसरी लाइन में 5 स्टार जाकर प्रिंट हो, फिर तीसरी लाइन में अगले 5, फिर चौथी लाइन में अगले 5, फिर 5वीं लाइन में अगले 5। तो मुझे इस तरह का पैटर्न चाहिए। तो अगर मुझे इस तरह का पैटर्न चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जब जैसे ही 5 स्टार प्रिंट होते हैं तो मुझे क्या लगाना है, एक एंडल। एंडल की मदद से क्या होगा, मेरा लाइन वो नीचे वाली लाइन में चला जाएगा। मेरा जो सा है ना कंपाइलर यानी कि कंट्रोल, वो नीचे वाली लाइन में चला जाएगा। तो ये देखिएगा जैसे ही जे की वैल्यू क्या 0 है, जे की वैल्यू 0 होती तो मेरा इनर लूप 5 मरतबा चला है। इसका मतलब क्या, मेरी लाइन के ऊपर 5 स्टार प्रिंट हो चुके हैं। तो जैसे ही जे की वैल्यू 0 थी तो मेरा ये लूप 5 मरतबा चल चुका है। जैसे ये लूप चल के ख़त्म होगा तो मेरी स्क्रीन के ऊपर कितने स्टार प्रिंट हो चुके होंगे, 5। तो मैं क्या करूँगा, 5 स्टार के बाद यहाँ सी आउट लगा दूंगा एंडल। तो इसकी मदद से अब क्या होगा, तो देखें 5 स्टार प्रिंट हो चुके हैं और अब वो क्या करेगा, नीचे लाइन में चला जाएगा। निचली लाइन में जाकर दोबारा क्या करेगा, जे की वैल्यू 1 हो गई है, जैसे जे की वैल्यू 1 हुई दोबारा से 5 स्टार प्रिंट हो गए। अगली लाइन में दोबारा एक एंडल आ गया, दोबारा वो नीचे वाली लाइन में चला गया, दोबारा से जे की वैल्यू क्या हो गई 2, फिर दोबारा 5 स्टार प्रिंट हो गए हैं। तो इसी तरह ये क्या हो गए, ये अब एक स्क्वायर बना देंगे। तो ये देखिएगा मेरे सामने एक स्क्वायर बन के आ चुका है। तो ये अब आपको समझ आ चुकी है मेरे ख्याल से, अगर नहीं आई तो मुझसे पूछ लें।